हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे हीट एंड थर्मोमेट्री, जिसके 2 टॉपिक्स हम देख चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का पहला लेक्चर जब हमने लिया था, उसमें आपको बताया था कि हीट और थर्मोमेट्री वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा, उसमें सिलेबस में ये 5 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से जो 5.1 और 5.2 हैं वो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी न्यूटन का शीतलन नियम। अब देखिए न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार कोई भी पिंड है उसकी ऊष्मा ह्रास की दर, यानी समय के सापेक्ष वो कितनी ऊष्मा लूज करता है, समय के सापेक्ष उसकी ऊष्मा की कितनी हानि होती है, ये जो दर है ये उस पिंड के ताप, यानी कि जो भी आपका पिंड है उसका ताप और उसके चारों ओर का जो मीडियम है उसका ताप, उन दोनों के अंतर के समानुपाती होता है। लैंग्वेज जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस टाइप से लिखी होती है। रूल क्या कहता है, यानी कि समझना कैसे है इसे। देखिए हमने कल देखा था कि जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है, ये हमने देखा था। और ऊष्मा ट्रांसफर होने का मतलब हमने क्या कहा था कि जो गर्म वस्तु है उससे ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। इस वजह से ऊष्मा जो गर्म वस्तु है उसके अंदर ऊष्मा कम होती जाती है और ठंडी वस्तु की ऊष्मा बढ़ती जाती है। या हमने कहा था गर्म वस्तु का तापमान कम होता जाता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ता जाता है। ये चीज हमने कल के लेक्चर में भी देखी थी। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि जो भी आपका पिंड है, यानी कि कोई भी आपने गर्म वस्तु ली, मान लीजिए कि आपने कोई गर्म बॉल ली है लोहे की, या फिर जैसे हमने कल लोहार का एग्जाम्पल लिया था, तो कोई गर्म छड़ है मान लीजिए, तो वो जो छड़ है उसके ऊष्मा ह्रास की दर, यानी उसमें से ऊष्मा कितनी कम होती जाती है, समय के सापेक्ष ऊष्मा का मान कितना कम होता जाता है। तो ऊष्मा ह्रास की दर जो है वो उस पिंड के ताप, यानी यहाँ हम छड़ ले रहे हैं तो इस छड़ के तापमान और उसके चारों तरफ के तापमान के बीच में जो अंतर है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो रूम है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके कमरे का तापमान है। इस कमरे में आपने एक चाय का कप लाके रख दिया जो कि है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का। ठीक है, तो अब देखिए गर्म वस्तु कौन सी होगी, जिसका तापमान ज्यादा है, यानी कि हमारा जो चाय का कप है वो गर्म वस्तु है, और जो रूम है या उसका जो आसपास का तापमान, जो सराउंडिंग है, वो ठंडी वस्तु हो गई। तो इस चाय के कप से ऊष्मा ट्रांसफर होगी आपकी सराउंडिंग में, वातावरण में, और हमारी चाय ठंडी होती जाएगी और वातावरण का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि आपके चाय के ठंडी होने की जो दर है, यानी कि समय के सापेक्ष चाय जितनी ठंडी होगी वो आपके चाय के तापमान और उसके चारों तरफ के परिवेश का जो तापमान है उन दोनों के अंतर के समानुपाती होता है। यानी चाय का तापमान और उसके आसपास के वातावरण का तापमान जितना, उनका जो तापांतर है, उनके तापमानों का अंतर है, वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही चाय तेजी से ठंडी होगी, और जितना ये तापांतर कम होगा उतनी ही चाय धीरे धीरे ठंडी होगी। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु गर्म है और उसके आसपास या उसके पास में कोई दूसरी जो सराउंडिंग है, जो परिवेश है, उसका चारों ओर का वातावरण है, उनके बीच में तापमानों का अंतर जितना ज्यादा होगा शीतलन की दर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर तापमानों का अंतर कम है तो शीतलन की दर कम होगी। इस तरीके से न्यूटन का शीतलन नियम किसी भी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर
या हम कहते हैं उसके शीतलन की दर को एक्सप्लेन करता है। फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है dq अपॉन dt। ये है हमारी ऊष्मा ह्रास की दर। देखिए q ऊष्मा होती है और dq यानी कि ऊष्मा में जितना परिवर्तन हुआ। dt जो है वो क्या है, समय अंतराल है। तो dq अपॉन dt हमें बताता है ऊष्मा ह्रास की दर को। तो dq अपॉन dt का मान जो है वो t माइनस t0 के समानुपाती होता है, जहां t क्या चीज है, t उस वस्तु का तापमान है जो कि ठंडी हो रही है, और t0 जो है वो उसके सराउंडिंग यानी कि आसपास का टेम्परेचर है। तो t माइनस t0 यानी कि वस्तु का ताप और सराउंडिंग के ताप का अंतर जितना होगा उतना उसके समानुपाती होगी आपके शीतलन की दर। ये है हमारा न्यूटन का शीतलन नियम। अब देखिए न्यूटन का शीतलन नियम जो है वो हमारे पास थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। तो इस नियम को, जो थ्योरी का जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं, इसके साथ ही इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, ताकि दोनों चीजें हम आपस में रिलेट भी कर पाएं और एक टॉपिक को एक साथ खत्म भी कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम न्यूटन के शीतलन नियम का डेरिवेशन पढ़ने की बजाय सिर्फ हमने नियम देख लिया और इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि लैब में जब हम आएंगे तो हमें न्यूटन के शीतलन नियम का एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे, दो तीन चित्र दिख रहे होंगे। पहले जो दो चित्र हैं आप देखिए वो लगभग एक जैसे से हैं। ये जो उपकरण है ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एपरेटस, यानी कि न्यूटन के शीतलन नियम का जो उपकरण है जिसकी सहायता से हम न्यूटन के शीतलन नियम को सिद्ध करेंगे, वो उपकरण कुछ ऐसा होता है दिखने में। पहले फिगर को देखिए, उसमें बीच का जो पार्ट है कुछ ग्लास जैसी चीज बाहर निकल रही है। वो जो ग्लास जैसी चीज है, या फिर सेकंड फिगर में आपको बीच में जो गोला बना हुआ है उसमें तांबे के कलर का कोई ग्लास दिख रहा होगा। ये जो ग्लास है ये मैंने थर्ड फिगर में दिखाया है। तीसरे वाला जो चित्र है इसमें दिखाया गया है, इसे आप कहते हैं कैलोरीमीटर। एक और एक्सपेरिमेंट में भी यह काम आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो चित्र है ये कहलाता है कैलोरीमीटर। कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे हमारे घर में ग्लास होता है स्टील का, उसी टाइप से ये एक कॉपर का ग्लास है। ये जो तांबे का ग्लास है ये उस उपकरण के बीच में रखा हुआ होता है, और इसके अंदर हम पानी या फिर और कोई द्रव जिसकी हमें शीतलन की दर ज्ञात करनी है वो डाल देते हैं गर्म करके। तो ये बीच में ग्लास होता है, इसके चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये उपकरण होता है। इस उपकरण में आपको जो बीच वाला चित्र है उस पे फोकस कीजिएगा। साइड में एक ढक्कन पड़ा है और उसके ऊपर एक तार जैसा निकल रहा है। तो ये जो तार जैसा है ये होता है विलोडक या स्टिरर। इसका क्या काम होता है, जैसे हम मान लीजिए ग्लास में पानी में नमक मिलाते हैं तो चम्मच का यूज करते हैं, या फिर पानी में चीनी मिलाने के लिए हम चम्मच का यूज करते हैं। सेम विलोडक का काम भी यही होता है, पानी को हिलाने का। जैसे आप नमक या चीनी मिला रहे हैं पानी में, तो जो इस्तेमाल आप चम्मच का करते हैं वही काम विलोडक का होता है। विलोडक क्या करता है, जैसे आप इससे स्टिर करते रहते हैं, पानी को हिलाते रहते हैं, तो वो पानी का तापमान एक समान बनाए रखता है। ऐसा नहीं होता कि किसी जगह से पानी, ऊपर का पानी ठंडा हो गया नीचे का गर्म रह गया, या फिर नीचे का ठंडा हो गया ऊपर का गर्म हो गया। इन चीजों को बैलेंस करने के लिए, पूरे पानी का तापमान एक समान बनाए रखने के लिए हम प्रयोग के दौरान कंटिन्यूअसली स्टिरर से यानी कि इस विलोडक से उस पानी को हिलाते रहते हैं। यानी ये जो उपकरण है ये हो गया हमारा न्यूटन के शीतलन नियम का उपकरण। एक इसके अंदर विलोडक हो गया, एक इसके अंदर कैलोरीमीटर हो गया। अब देखिए पहले फिगर की तरफ चलते हैं, या दूसरे फिगर में ये जो ढक्कन जैसी चीज है इसके अंदर बीच में आपको एक रेड कलर, दोनों चित्रों में रेड कलर का कॉर्क दिखाई दे रहा होगा। ये जो कॉर्क है यहाँ हम थर्मामीटर को लगाते हैं, जिसकी सहायता से हम पानी का तापमान है वो नाप सकते हैं। ठीक से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उपकरण दिखने में ऐसा होता है, ये आपको समझ में आया होगा। विलोडक और विलोडक का काम आपको समझ में आया होगा, और एक कैलोरीमीटर क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए, अगर थीमेटिक डायग्राम बनाते हैं यानी कि चित्र बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का चित्र हमें दिखाई देता है। जो बाहर का आवरण है वो आपका बॉक्स है, जिसे आपने कहा था कि ये न्यूटन का उपकरण है। आपको स्टिरर दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, ये आपका विलोडक है जो अभी आपने पिछले चित्र में देखा। एक आपको थर्मोमीटर दिखाई दे रहा होगा जो कि इस तापमान को, ब्लू कलर में जो पानी है इसका तापमान नापने के काम आता है। उसके अलावा एक कैलोरीमीटर आपको दिखाया हुआ है, और वुडन बॉक्स दिखाया हुआ है, और वूल दिखाई दी है, वूल यानी कि ऊन, और लकड़ी का बॉक्स दिखाया हुआ है। ये जो ऊन है ये क्या करती है, बाहर के तापमान का इफेक्ट जो है वो इस पानी, कैलोरीमीटर के अंदर जो पानी है उसके ऊपर बाहर के तापमान का सडन इफेक्ट नहीं पड़ने देती, और इसके आवरण को एक समान तापमान बनाए रखने में मदद करती है। तो प्रयोग का उपकरण आपको देखने में समझ में आया, और किस तरीके से चीजें व्यवस्थित होती हैं ये आपको इस फिगर से समझ में आया। आगे हमें क्या करना होता है, ये जो उपकरण है, इस उपकरण का जो कैलोरीमीटर है उसके अंदर हम अपने लिक्विड को डाल देते हैं, गर्म लिक्विड को डाल देते हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए पानी का यूज कर रही हूँ, क्योंकि लैब में भी हम, पानी इजीली अवेलेबल होता है तो लैब में भी हम एक्सपेरिमेंट पानी से करते हैं। तो पानी को हम गर्म करके इस कैलोरीमीटर में डाल देते हैं, और थर्मामीटर की सहायता से इस कैलोरीमीटर में जो पानी डाला है उसका तापमान नोट करते हैं। स्टीरर से हम इस पानी को कंटिन्यू हिलाते रहते हैं, विलोडक की सहायता से इसको हिलाते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हमने शुरुआत में पानी डाला तब हम थर्मामीटर की सहायता से उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। फिर एक निश्चित समय अंतराल बाद, मान लीजिए कि वो समय आपका 30 सेकंड है या 1 मिनट है, बहुत छोटा अंतराल भी नहीं लेना है और बहुत बड़ा अंतराल भी नहीं लेना है, तो आधा मिनट या 1 मिनट के अंतराल से हम विलोडक को कंटिन्यूअसली हिलाते रहेंगे, और आधा मिनट या 1 मिनट के अंतराल से हम थर्मामीटर में तापमान नोट करते हैं। इसी के साथ कंटिन्यूअसली फिर स्टिरर से हिलाते रहते हैं, और अगले आधा मिनट या 1 मिनट जो गैप हमने पहले लिया है, मान लीजिए मैंने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे करना स्टार्ट किया, पहली रीडिंग मैंने ली 12:30 पे यानी कि आधा मिनट बाद, तो अब मैंने समय अंतराल लिया है 30 सेकंड का, तो अगली रीडिंग मेरी आएगी 12:01 पे। उसके बाद फिर 30 सेकंड बाद मुझे तापमान की रीडिंग लेनी है, फिर उसके बाद फिर 30 सेकंड बाद तापमान की रीडिंग लेनी है। ऐसे करते करते हम समय के साथ, समय को ध्यान में रखते हुए, हर फिक्स समय अंतराल में, अगर आपने 30 सेकंड लिया है तो 30 सेकंड, और अगर आपने 1 मिनट लिया है तो 1 मिनट, उस समय अंतराल में आपको थर्मामीटर से इस तापमान को नोट करना है। ये रीडिंग्स जो है ये आपकी प्रेक्षण सारणी में आपको नोट करनी है। तो प्रयोग की जो प्रेक्षण सारणी है उसमें सीरियल नंबर डालेंगे एक साइड में, बीच वाला जो है उसमें टाइम लेंगे, जैसे आपने 30 सेकंड के अंतराल पे लिया है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 30 सेकंड, और उस समय तापमान का मान कितना था वो थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा। सेकंड लाइन में फिर से टाइम आपका 30 सेकंड बाद अगली रीडिंग ले रहे हैं, और जो तापमान आए वो थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। इसी प्रकार से नीचे कम से कम 10 या 12 रीडिंग्स आपको नोट करनी है इस टेबल के अंदर। अब ये जो प्रेक्षण लिए हैं हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये जो हमने चीजें नोट करी हैं, इनकी सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। अब हमने जो रीडिंग्स नोट की हैं उनकी सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपने समय सेकंड में लिया है तो सेकंड में ले लीजिए, अगर मिनट में लिया है तो मिनट में ले लीजिए। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हम समय को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर को यानी कि तापमान को लेते हैं। तो जो आपने समय लिया है, जैसे पहले 0, फिर 30 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 90 सेकंड, ऐसे करते करते आगे ये जो टाइम पीरियड है इसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और इसके संगत जो तापमान आ रहा है उसे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। प्रेक्षण सारणी में जो हमारी
टाइम और टेम्परेचर की रीडिंग्स हैं उनकी सहायता से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोनों ग्राफ एक ही चीज को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा स्लोप में डिफरेंस है। दोनों मैंने इसलिए यूज किए हैं कि अगर आपका ग्राफ थोड़ा सा फ्लैटन आता है या थोड़ा ज्यादा कर्व लिया हुआ आता है तो उसमें कोई अलग बात नहीं है, जिसकी जैसी रीडिंग होती है या जैसा एपरेटस होता है उसके या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ग्राफ आएगा इसी प्रकार का, यानी कि शुरुआत में ज्यादा होगा और फिर ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हुए कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो प्रायोगिक भाग है, जो हमारा सब्जेक्ट कोड 1007 यानी कि जो फिजिक्स की लैब है उसमें काम आएगा, वो वाली स्टडी हमने आज के लेक्चर में कर ली है। पिछला जो सिलेबस था या पिछले जो एग्जाम पैटर्न्स थी उनमें ये जो प्रयोग है ये थ्योरी में भी पूछा जाता था, तो इसीलिए मैंने इसे थ्योरी के लेक्चर में भी इंक्लूड किया है। तो आज का जो लेक्चर है ये आपका थ्योरी में भी काम आएगा प्लस प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, इसलिए एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इसे दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा। इसी लेक्चर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये तो था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सपेरिमेंटल पार्ट, यानी कि प्रयोग कैसे करना है। इसका नियम हमने इस लेक्चर में देख लिया है और थ्योरी जो है इसकी जो डेरिवेशन है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।